नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। त्योहार खत्म हो गया है और लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। क्या बस स्टैंड, क्या रेलवे स्टेशन, हर जगह बस काम पर लौटने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। पटना की ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या कुछ है। तो देखिए, तस्वीरों में आपको लोग नजर आ रहे हैं और ये लोग अब छठ पूजा मनाकर वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। तो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस स्टैंड, दोनों जगह नजारा अमूमन एक जैसा ही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि अब छठ पर्व का समापन हो गया और इसके साथ ही जो लोग बाहर काम करते थे, छठ पर्व के मौके पर छुट्टियों में अपने गांव घर लौटे थे, अब वो पटना पहुंचे हैं, बस स्टैंड पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और वापस अपने काम पर वापस जा रहे हैं। कोरोना के कारण हर साल की तरह इस बार उस तरह का भीड़ नहीं देखने को मिला। लोग सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए मंजिल की ओर लौट रहे हैं। आज सुबह पटना रेलवे स्टेशन पर कई यात्री ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे और यात्रियों का भी दावा है कि यात्रा के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। देखते हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छठ पूजा के बाद लोगों के पटना से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, पटना जंक्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले जैसी आपाधापी तो अब नहीं है, लेकिन कोविड के कारण जो पहले भीड़ होती थी वो अब इस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन तब भी लोग जा रहे हैं स्टेशन पर। कोविड के दौरान अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है लोगों की। और ख़ास तौर पर यहाँ जो इंतजाम है रेलवे के द्वारा, उन इंतजामों के कारण लोगों को पहले अपने आईडी कार्ड दिखा कर कहीं रेलवे परिसर में जाना होता है और यदि आपका जब ट्रेन आता है उस वक्त ही आपको जाने की अनुमति दी जाती है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूजा समाप्त हो चुका है। हम लोग वाराणसी जा रहे हैं, बनारस। में यात्रा करने में थोड़ा डर भी लगता होगा? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन अपना इंतजाम हम लोग किए हैं। मास्क लगाए हुए हैं, हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, तो ठीक है। छठ पूजा के बाद अमूमन ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है, इस वक्त भी भीड़ रहेगी। आप लोग भी जा रहे होंगे पूजा के बाद? हाँ, भीड़ रहेगी, बट हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बोला जा रहा है तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे और हैंड सैनिटाइज करते रहेंगे और बस। बच्चे भी हैं आपके साथ? हाँ, ये लोग बिल्कुल, ये लोग भी डिस्टेंस में बैठेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, तो ये लोग भी सेफ है। तो बिल्कुल लोग यात्रा कर रहे हैं, चूंकि मजबूरी है। पूजा समाप्त हो चुका है, लोगों को अपने अपने गंतव्य पर लौटना है। और भी कई लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। छठ पूजा में घर आए थे? यस। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं, तो अभी ट्रेन में लग रहा है कि काफ़ी भीड़ है। भीड़ क्या, आपका रिजर्वेशन रहेगा तो आपको तो उतना तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। अब आप भी तो आ रखे हो ना बाहर, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो वो तो होता ही है। सिचुएशन ही ऐसा है हम लोगों का, है ना, कि आना जाना तो लगा रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि सिचुएशन ऐसा है। त्योहारों में घर आने की मजबूरी होती है और अब जब त्योहार खत्म हुआ तो लोग अपने अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम है, लेकिन बस स्टैंड पर आम दिनों की तुलना में लोगों की संख्या कहीं अधिक है। एक जिले से दूसरे जिले जा रहे यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं पड़ोसी राज्यों में जाने वाले यात्रियों की तादाद भी अच्छी खासी है। यात्रियों का कहना है कि त्योहार में घर आकर वो काम पर अब लौट रहे हैं। के बाद पटना आने और पटना से अपने गाँव या अपने जिलों में जाने वाले लोगों की संख्या बस स्टैंड पर अचानक बढ़ गई है। कोविड के कारण भले ही कुछ समय पहले, पूजा के पहले कि बहुत भीड़ बस स्टैंड पर नहीं लगती थी, लेकिन अभी की हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बस स्टैंड पर देखिए लोगों की भीड़ बढ़ी है छठ पूजा के बाद। क्योंकि लोग यहाँ से अपने गांव, अपने शहर को जाएंगे पूजा के बाद। पूजा में बहुत संख्या में लोग पटना आते हैं और ज़्यादातर लोग पटना से अपने गाँव की ओर जाते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? छठ पूजा में आए थे? जी, छठ पूजा में आए थे। अब हम अपने घर जा रहे हैं और यहाँ खूब अच्छी तरह से छठ हम लोग मनाए हैं, अपने घर पर ही मनाए हैं और हम अपने घर को लौट रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? पूजा हो गया छठ पूजा? हाँ, हो गया है। हम भी जा रहे छपरा। अभी यहाँ आए थे, मायके में आए थे छठ करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर और भी लोग हैं। बहुत भीड़ है बस स्टैंड में अचानक से। हाँ, ये भीड़, जाने आने वाला को भीड़ तो रहेगा ही। पहले भी भीड़ था क्या? छठ पूजा के पहले भी भीड़ था कि पूजा वाला भीड़ है? नहीं, पूजा वाला भीड़ है, पहले भी भीड़ था। तो देखिए, छठ पूजा की भीड़ है क्योंकि लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं। और अमूमन रेलवे स्टेशन की बात कर लें या बस स्टैंड की बात कर लें तो हर जगह पर लोगों की भीड़ है जो अब छठ पूजा मनाने अपने
घर आए थे, अपने परिवार के साथ आए थे, वो अब अपने जो गंतव्य है जहां वो रहते हैं वहां लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्य आज शपथ लेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे, जी हां 12:30 बजे सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। नए सदस्यों में जेडीयू, बीजेपी और सीपीआई के 2-2 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। वहीं एक कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। नवनिर्वाचित सदस्यों को परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह शपथ दिलाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित सरकार के कई मंत्री और नेता मौजूद रहे हैं। बता दें कि 22 अक्टूबर को 8 पदों के लिए चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम 12 और 13 नवंबर को आया था। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार इस बार की सीट पर जीत कर आए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से जेडीयू समर्थित उम्मीदवार हैं। तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत दर्ज की। कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी के डॉक्टर एनके यादव भी हैं। पटना शिक्षक सीट बीजेपी के प्रोफेसर नवल किशोर यादव भी। सारण शिक्षक सीट पर सीपीआई के केदारनाथ पांडे। तिरहुत शिक्षक सीट पर सीपीआई के संजय कुमार सिंह। दरभंगा से शिक्षक सीट पर मदन मोहन झा जीते हैं। दरभंगा स्नातक सीट से निर्दलीय सर्वेश कुमार ने भी जीत दर्ज की है। बिहार में 17वीं विधानसभा के गठन के बाद 23 नवंबर से सदन का पहला सत्र शुरू हो रहा है। सदन के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदन की कार्यवाही 27 नवंबर तक चलेगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंट्रल हॉल में सत्र का आयोजन होगा। इस बार विधानसभा में विपक्ष की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी का दावा किया, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को एक-एक सवाल का माकूल जवाब देने की तैयारी कर चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव के घेरने पर, हमारे दल के और महागठबंधन के घेरने पर अब 3 महीना के अंदर में मुख्यमंत्री इस्तीफा करेंगे, और ये मैं आज कह रहा हूं, 3 महीना में उसको जाना है। ये जो लोग विपक्ष के लोग घेरने और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हाउस में कितने समय रहते हैं ये आपको अंदाजा होगा। ये तो वो लोग हैं जो कि महीनों महीनों हाउस में चलने के समय भी गायब रहते थे, प्लस ये अपना कुनबा बचाने में भी रहेंगे। इनके यहाँ खुद भगदड़ मचने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं भी विपक्ष को मैं हर मौका है वो आए, हर विषय पर सवाल का जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। हम लोग काम करके दिखाने का काम करते हैं आम जनता के, इसलिए जनता को विश्वास हम लोग के ऊपर में है। और हम लोग इसी तरह से विधानसभा के भी बहुत अच्छे ढंग से हम हर चीज के जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो भी क्वेश्चन करेगा उसको हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी की पूरी तैयारी रहेगी सरकार की तरफ से, लेकिन बजाते शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों से क्वेश्चन करें, हम लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री के पद से मेवालाल का इस्तीफा ले लिया। अब जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और सवाल पूछा है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीटेड तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा उदाहरण पेश करेंगे। 16 नवंबर को मंत्री पद की शपथ, 19 नवंबर को शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण और 19 नवंबर को ही शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा। मेवालाल चौधरी को 3 दिन में मंत्री पद और मात्र 3 घंटे में बिहार के शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। वजह बना करप्शन का वो आरोप जो कृषि विश्वविद्यालय का वीसी रहते हुए उनके ऊपर लगा था। और जब इन आरोपों की आंच सरकार तक पहुंचने लगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। मेवालाल के इस्तीफे के बाद जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ताओं की पूरी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर आई। सबने एक सुर में सवाल किया, क्या भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीटेड तेजस्वी यादव भी नैतिकता का ऐसा उदाहरण पेश करेंगे? कहीं अनेकों आरोप से घिरे हुए आदमी व्यक्ति
जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगता है, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक की आंखें भी हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया? इतना संपत्ति अर्जित कर लिए और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को। आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए। अरे कौन विपक्ष का नेता होगा इस देश के अंदर में जिस पर 420 का आरोपी होगा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का आरोपी होगा, 302 के मर्डर केस का आरोपी है विपक्ष जो राजद विधायक दल के नेता बने हैं। चुनाव खत्म हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है बिहार की। दो चेहरा, एक लालू यादव का चेहरा जो सिग्निफाई करता है बिहार में आतंक को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को, जो चाहता है अशांत बिहार समृद्ध परिवार, और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो सिग्निफाई करता है शांति को, समृद्धि को। तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेताओं के सवालों के जवाब तो नहीं दिए, हाँ ट्वीट कर एक और आरोप जरूर लगा दिया कि सरकार के 14 में से 8 मंत्री दागी हैं। अब इसे राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि तेजस्वी यादव पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। तेजस्वी करप्शन के मामले में चार्जशीटेड है, फिर भी करीब 2 साल तक नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे। विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनकर प्रचार भी करते रहे, लेकिन इसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। जबकि नीतीश कुमार ने सिर्फ आरोप लगने भर से मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। तो सवाल है कि नेताओं का नैतिकता वाला ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए होता है? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चुनाव परिणामों के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच जुबानी जंग जारी है। तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की जेडीयू की मांग पर आरजेडी ने हमला बोला। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जेडीयू नेता पर बकवास करने का आरोप लगाया। उन्होंने मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने पर सवाल पूछे। दाग जब लग जाएगा तो कितना ही डिटर्जेंट लगाइए, वो छूटने वाला नहीं होता है। इसलिए बकवास करते हैं लोग, जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए 71 से 43 चले आए, तब भी मानने कोई तैयार नहीं है। बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग बढ़ने लगी है और ये मांग बीजेपी की ओर से आई है। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में, केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों में समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान का बीजेपी समर्थन कर रही है तो वहीं सहयोगी जेडीयू इसे तवज्जो देने के मूड में नहीं है, जबकि विपक्षी आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को लाचार मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हिंदू की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है, हमारी बेटियों को उठा लिया जा रहा है। इसलिए देश में अब आवाज उठनी चाहिए कि लव जिहाद एक कानून बने। इस पर इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो को सवाल नहीं कि इसको चर्चा लग कर रखा। बिहार में बड़ा शांति सौहार्द सभी जगह की बातें चल रही हैं, आई चलती रहेंगी, हमारा सिद्धांत है। मुझे लगता है कि लव जिहाद पर जितनी जल्दी, जितना शीघ्र रोक लगाई जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये घटना कुछ लोग अंजाम देते हैं और समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर होता है। मेरा साफ मत है कि लव जिहाद ही क्या, कोई जिहाद के नाम पर इस राज्य को कम्युनलाइज किया जाएगा, क्योंकि 6 माह बाद कई तरह के दृश्य खुलकर के सामने आएंगे जहां पर ये दिखेगा कि शासन भाजपा का है, यह शासन नीतीश कुमार का नहीं है। हाजीपुर में झोपड़ी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां झोपड़ी में आग लगी है और आग लगने की वजह से तबाही का आलम है और आग लगने से 2 सगी बहनों की जलकर मौत हो गई है। हादसे में 2 अन्य लोग बुरी तरह झुलसे हैं। डीए से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राघोपुर थाना के सैदाबाद गांव की घटना आपको बता रहे हैं। राजीव हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं।
राजीव, झोपड़ी में आग लगी है, 2 बहनें तो जली है, इसके अलावा 2 अन्य लोगों के भी झुलसने की खबर है। आप तक क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए, इसमें ऐसा हुआ है कि झोपड़ी में सोई हुई 2 बच्ची जो सगी बहन थी, उसकी आग लगने के कारण झुलसकर मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को बचाया है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस तरह से गांव में जो है कह सकते हैं कि परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो झोपड़ी नुमा घर था, इसमें आशंका जताई जा रही है कि घर में क्योंकि बिजली नहीं थी वहां रात में, तो वहां दिए जलाए गए थे और आशंका यही है कि दिए से ही आग लगी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि घर में आग लगी, इतना भीषण आग लगी कि वो 2 बच्ची जो सगी बहनें थे, दोनों की उसमें झुलसकर मौत हो गई है। एक की उम्र 6 साल तकरीबन बताई जा रही है, जबकि दूसरी 14-15 साल की बच्ची है जिसकी मौत हो गई है। तो इस तरह से वहाँ ये बड़ी घटना हुई है और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पूरा घर जलकर राख हो गया है और ये लोग काफी दहशत में हैं और जो परिवार वाले हैं वो उनमें कोहराम मचा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका शुक्रिया। गोपालगंज में एक बार फिर शराब माफिया का तांडव देखने को मिला है। शराब माफिया सीसीटीवी लगवाने को लेकर एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक के मुताबिक उसने अपने अकेले पिता की देखभाल के लिए सीसीटीवी लगा रखे थे, जिससे शराब माफिया नाराज थे क्योंकि इससे उनके काम में दखल पड़ रहा था। पहले तो उसने सीसीटीवी तोड़ दिए, फिर युवक पर ईंट और पत्थर से हमला किया। बाद में विरोध करने पर तलवार से हमला किया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी दवा दुकान की आड़ में शराब की तस्करी करता है और अवैध शराब का भट्ठी चलाता है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हम आए, हम वहाँ टहल रहे थे, ऊपर से ईंटा चलाने लगा। उसके बाद से जब भैया सब लोग आए, तलवार लाकर तलवार से हमको मार दिया। वो लोग शराब माफिया है, कुचाय कोर्ट आपका टम्पू में अमित कुमार नाम है उसका, उर्फ भागनारायण प्रसाद। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां छबीलापुर ओपी क्षेत्र के लोधीपुर गांव में लगातार 3 दिनों से खुलेआम सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस परोसा जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बड़ी बात यह कि ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 के गाइडलाइन का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा और ऑर्केस्ट्रा के दौरान लोग भोजपुरी गानों के धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं। भागलपुर में ठंड ने इस बार देर से दस्तक दी। पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। घर से निकलने पर लोग स्वेटर और जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को एहसास है कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी और स्थिति का जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। ठंड ने दस्तक दे दी है इस बार, लेकिन जो ठंड है वो काफी लेट आया। आप देख सकते हैं हम गोहट्टा चौक पर खड़े हैं। ज्यादातर लोग जो है वो अब स्वेटर निकाल चुके हैं और सुबह और शाम में जो है पछुआ हवा जो चल रही है उसके कारण जो है ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर वो लोग स्वेटर निकाल कर पहन रहे हैं। और जो घर से लोग निकलते हैं तो स्वेटर का यूज अब करना नहीं भूलते, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग जो है स्वेटर में ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। कितना ठंड बढ़ गया है, क्या लग रहा है इस बार? मतलब ठंडा लेट से बढ़ा है और अभी ठंडा तो ज़्यादा है। शाम में ठंडा ज़्यादा है, सुबह भी ठंडा ज़्यादा लग रहा है। और अभी हम स्वेटर उटर पहने हुए, ठंडा अभी भी लग रहा है। चादर ओढ़े हुए तो रखे हुए हैं। और देखिए आगे क्या होता है। अशोक शाह। कितना ठंड बढ़ गया है? ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंड तो लेट आई लेकिन ठंड बढ़ गई है अभी। अच्छा लगता है कि इस बार ज़्यादा ठंड हो? हाँ। क्या नाम हुआ? अमर। तो जो लोग हैं, ठंड आ गई है और ठंड ने जो दस्तक दी है तो इस बार लेट है, लेकिन लोगों को एहसास है कि इस बार जो ठंड रहेगी वो काफ़ी रहेगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।